Namaskar and welcome everyone to my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari and today we are going to study environmental concern. See, human beings have changed the environment the way they want it. In this present time, we are facing various climatic and natural problems like global warming, climate change, degradation of soil, emergence of new diseases, scarcity of resources, and depletion, ozone depletion, and so on. That's why ये सारे प्रॉब्लम्स जो है एक इन्वायरमेंटल कंसर्न का सब्जेक्ट बन गया है जिससे कि कंजर्व करने की नीड है। तो चलिए विदाउट एनी डिले पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल कंसर्न एंड देयर कंजर्वेशन। Environmental concern. Naturalization of human means human totally depend on nature and nature dictates human. Human पे नेचर की पाबंदी थी, वो नेचर के अकॉर्डिंग बिहेव करता था, नेचर का शासन चलता था। दिस इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। एडवर्स नेचर कंडीशन को अडेप्ट करते हुए उसे अपने अकॉर्डिंग बनाना थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस इज कॉल्ड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो देखिए ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट करता है नेचर से थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो नेचर से इंटरैक्ट करता है। इसमें इस इंटरैक्शन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है और क्या क्रिएट कर रहा है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये है कि वो किस टूल को व्हाट टूल्स एंड टेक्निक वो हेल्प कर यूज कर रहा है अपने प्रोडक्शन के लिए एंड क्रिएशन के लिए। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या इंडिकेट करता है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारे कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के कल्चरल डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। बट टेक्नोलॉजिकल या टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉ, हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नेचर के लॉ का अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए। नेचर के लॉ को समझ के ही हम किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प्ड अस डिस्कवर फायर। फ्रिक्शन एंड हीट का जो कंसेप्ट है क्या है कि टू ड्राई सरफेस को अगर आप एक साथ रब करेंगे तो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है जिसके थ्रू स्पार्क होता है, जिस स्पार्क के थ्रू फायर क्रिएट होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इनिशियल टाइम में टू स्टिक्स या टू स्टोन को स्ट्राइक करके फ्रिक्शन क्रिएट किया करते थे और उससे फायर जनरेट होता था। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ स्टिक का यूज कर रहे हैं, यहाँ भी स्टिक का यूज और यहाँ पे टू स्टोन का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से फायर की डिस्कवरी हुई। कब हुई? जब हम इसको समझ पाए, फ्रिक्शन एंड हीट के जो कंसेप्ट है उसको समझने के बाद हम इसको डेवलप कर पाए। फायर के इन्वेंशन से हमें बहुत सारे ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ। वो अपने आप को उनके वार्मथ सॉरी वो उन्हें गर्मी मिलने लगी, वो प्रेडिटर जो हिंसक जानवर थे उससे खुद को बचा पाए, उन्हें लाइट मिलने लगा, वे ऑफ कुकिंग फूड, खाना पकाना उन लोगों ने सीखा और इस तरह से सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं लॉ ऑफ एरोडायनेमिक। एरोडायनेमिक्स क्या है कि एयर प्रेशर को बताता है कि हमारे ऊपर कैसा, हमारे सराउंडिंग में एयर किस तरह से वर्क करता है। हम ऊपर नीचे जाते हैं तो एयर का क्या प्रेशर एंड वर्क एंड फ्लो कैसा रहता है। अगर हमें आगे जाना है तो एयर का फ्लो क्या और कैसे रहेगा या कैसे हटा। तो इस कंसेप्ट ने हमें हेल्प किया फास्टर प्लेन्स को डेवलप करने। तो आप देख सकते हैं कि नॉलेज अबाउट नेचर का नॉलेज हमें हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है अगर हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहते हैं। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से क्या होता है? टेक्नोलॉजी लूजन द सैकल ऑफ इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर जंजीर है, जो पकड़ है, उसको वो लूज करता है ह्यूमन बीइंग से और हम अडेप्ट करके उस एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी रहने का और जीने का रास्ता खोज पाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। देखा कि अर्ली स्टेज में जो इंटरेक्शन था ह्यूमन बीइंग एंड नेचर का, वो टोटली किसका कंट्रोल था? नेचर का कंट्रोल था। नेचर डिक्टेट करती थी, उसी का शासन चलता था, जिसको पीपल ने अडेप्ट कर लिया, उसे स्वीकार कर लिया। वो नेचर से डरते थे, उनकी पूजा करते थे। क्यों?
क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बिल्कुल लेस था, वो भी अपने प्रिमिटिव स्टेज में था, लाइक सोसाइटी। वैसे ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी प्रिमिटिव स्टेज में थी, टेक्नोलॉजी भी प्रिमिटिव स्टेज में थी, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा उसमें फायर का इन्वेंशन हुआ था, फायर के थ्रू उन्होंने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग फार्मिंग का इन्वेंशन हुआ, दिस इज ऑल। तो दैट्स वाई वो पूरी तरह से डोमिनेशन था किसका, नेचर का, और नेचर पे डिपेंडेंट थे, जिसको कि ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या कहा गया है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसको ह्यूमन ज्योग्राफी में इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा गया था, जिसमें कि कहा गया है जिसमें नेचर का कंट्रोल होता, टोटली कंट्रोल था ह्यूमन बीइंग पे। सो दैट्स वाई हमें टूरिज्म के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि टूरिज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कल्चरल ज्योग्राफी एंड हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। तो ह्यूमन बीइंग हम क्यूरियस होते हैं हमारे अर्ली पीरियड के जो डेवलपमेंट हुए, जो ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्टाइल था, उसको जानने के लिए। दैट्स वाई हमें ये जानना जरूरी है, दैट्स वाई ज्योग्राफी का बेसिक नॉलेज जरूरी हो जाता है टूरिज्म के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से जो डोमिनेशन नेचर का प्रेजेंस था, इसी को कहा जाता है नेचुरलाइज्ड ह्यूमन, जो कि ह्यूमन नेचर पे डिपेंड हो, नेचुरलाइज्ड ह्यूमन कहलाता था, जो कि नेचर की ही सुनते थे और उससे डरते थे, उसकी पूजा करते थे। नेक्स्ट में आगे जाके पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट आया, जिसमें कि ये कहा गया कि ह्यूमन काइंड नेचर को, अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर सकता है और उसके डिफरेंट पॉसिबिलिटी जो नेचर ने दिया है उसको भी यूज कर सकता है, रादर देन टोटली उसी के ऊपर डिपेंड होने दिया, उससे डरने के बजाय। जिस तो डिफरेंट डेवलपमेंट हुए, लाइक हम लोगों ने एरिड रीजन में भी, जो रेगिस्तान में भी हम लोगों ने कृषि एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया है ना, ह्यूमिड एंड हॉट क्लाइमेट में हम लोगों ने एसी का इन्वेंशन किया कि हम उस क्लाइमेट में भी कंफर्टेबली रहने लगे। एक्सट्रीम जो चिली कोल्ड, ठंडे के मौसम में जहाँ की सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, उसके लिए हम लोगों ने स्पेशलाइज क्लोथ को डेवलप कर लिया, तो हम उस ठंड को भी बर्दाश्त कर पाए। ठीक है, तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हम एडवर्स कंडीशन में भी नेचर के साथ रहने लगे, जिससे कि क्या कहा गया, ह्यूमैनिटाइज्ड नेचर। नेचर को हमने अपने अकॉर्डिंग बना लिया ह्यूमन बीइंग में। तो बट एक्सट्रीम किसी के लिए बुरा होता है, हम टोटली नेचर पे डिपेंड रहे, वो भी सही नहीं है, हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, और हम बिल्कुल फ्री होके न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करते जाए अपने ग्रोथ के लिए, और एक्सप्लोटेशन करें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का, तो वो हमारे लिए सही नहीं होता, क्योंकि हमें नेचर के लॉ को रिस्पेक्ट करना होता है, ओबे करना होता है। अदरवाइज जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। सो दैट्स वाई आगे चल के नॉन डिटर्मिनिज्म, मतलब कि मध्यम मार्ग को चुना गया, जिससे कि प्रेजेंट टाइम में स्टॉर्म को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है कि नेचर एंड अर्थ को प्रिजर्व करते हुए टेक्नोलॉजिकल एंड ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरह से अर्ली पीरियड में जो ह्यूमन बीइंग थे, ये टोटल अपने लाइफ के लिए अर्ली पीरियड में नेचर पे डिपेंडेंट थे, नेचर का डिक्टेटरशिप था, नेचर डिक्टेट करता था इनके लाइफ को। ठीक है, अब देखते हैं लॉस ऑफ इन्वायरमेंटल वेल्थ। तो जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता गया, हम इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉयट करते गए, उसके वेल्थ को यूज करते गए अपने एडवांसमेंट के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। तो किस तरह से लॉस हुआ हमारे इन्वायरमेंट का। ऑल्दो देखा जाए तो इंडिया जो है यहाँ पे गिफ्टेड है, रिच असेंबल ऑफ एनिमल है ना, वेराइटी ऑफ एनिमल्स, स्पीसीज, ट्रीज, जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। दैट्स वाई अभी भी कहा जाता है कि इंडिया स्टिल अ वाइल्ड पैराडाइज। बट ये बहुत दिनों तक ऐसा नहीं रह पाया, ब्यूटी एंड बॉन्टी जो गिफ्ट था नेचर का, हमें उसको प्रिजर्व नहीं कर पाए, और जल्दी ही डिफरेंट काइंड के ये इन्वेंशन, प्लंडर, लूट, वेंडलिज्म, क्रूरता, बर्बरता, लूट, ये सारी चीजें होने लगी, है ना, आक्रमण हुए डिफरेंट काइंड के। तो
और ये आम बात हो गई कुछ समय के बाद, बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे, आम बात हो गई इस तरह की चीजें, जिसके कारण हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है पूरी तरह से नेग्लेक्ट हो गए दैट टाइम। जितने भी एम्परर थे और उनके रेचनी या उनके अनुचर थे, उनका एकमात्र कंसर्न था कि प्लान्ड वे में, ऑन द नेम ऑफ शिकार, शिकार के नाम पे प्लान्ड वे में जो वाइल्ड एनिमल था उनको कत्ल किया जाए, उनकी हत्या की जाए, उन्हें मारा जाए। मुगल एम्परर जो थे वो बहुत ही शौकीन थे शिकार के। सो दैट्स वाई उनके जो जो प्रैक्टिस किया करते थे, जो उनके सिपाही, वो भी वाइल्ड एनिमल्स पे प्रैक्टिस किया करते थे। और उनके जो पेंटिंग्स थी वो भी शिकार से रिलेटेड, हंटिंग से रिलेटेड पेंटिंग्स भी बनाया करते थे। अकबर का हंट तो 15,000 से ऊपर एक्सीड हो गया था। टाइगर्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स को जो उन्होंने हंट किया वो ईयरली एनुअल 15,000 से ज्यादा हो गया था। बट सबसे वर्स्ट कंडीशन आया ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में। ये वर्स्ट पीरियड था क्योंकि यहाँ पे जितने भी सर्वेंट और जो उसके जो भी वॉइसरॉय थे, वो सर्वेंट थे, वो सारे बिजी रहते थे ओनली हंटिंग में, और बिना काउंट किए वो सिर्फ और सिर्फ किल करते थे वाइल्ड एनिमल्स को। बाद में इंक्लूडिंग टाइगर्स, टाइगर को भी किल किया जाने लगा। उन्हें पूरी तरह से वर्मिन, वर्मिन मतलब कि दरिंदा, हिंदी में कहते हैं उसको, दरिंदा घोषित कर दिया गया। ये एक हिंसक और दरिंदा है, इसको मारना ही चाहिए। इवन कि जो लेपर्ड थे, स्नो लेपर्ड को भी इस तरह से वर्मिन उसको घोषित कर दिया गया, और उसको वो बुरी तरह से किल करने लगे एनिमल्स को। और जो भी एनिमल्स मारते थे और अगर उनके हेड और टेल को वो अगर लेके आते थे तो उन्हें इनाम दिया जाता था उसके नाम पे। ठीक है, तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते थे, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन था उस समय वाइल्ड लाइफ का। और इसका वो ट्रेड किया करते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट जो था वो औपचारिक था। वो उनके पास एक वो इंपीरियल ऑब्जर्वेशन था, वो एक्सपोर्ट नहीं थे। जो ट्रेडर्स थे वो बिना इस बात की परवाह किए कि फॉर स्किन, जो एनिमल्स के फॉर स्किन फेदर कहाँ से आ रहे हैं, इसका परवाह किए बगैर वो ट्रेड किए जा रहे थे। यहाँ तक कि जो मैनेजमेंट के लोग थे वो ये भी नहीं सोचते थे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे वाइल्ड लाइफ पे और हमारे इकोसिस्टम पे, हमारे रिसोर्सेस पे। इसका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारे बर्बाद भी हुए। स्किन फॉर्स जो भी थे वो गट्ठर में बंधे बंधे, क्योंकि हैबिटेंट को इन्होंने खत्म कर दिया था, एनिमल्स हैबिटेंट्स को, वो सारे बर्बाद हो गए, गट्ठर में रखे रखे, लॉस हुआ बहुत सारा। और इसके रिजल्ट में 1938 में जो हमारे 38,000 टाइगर थे वो रिड्यूस होके 1972 में 2,000 रह गए, और 42,000 स्पीसीज जो थे वो इंडेंजर्ड लिस्ट में आ गए। ठीक है, ये देखिए, ये फॉर स्किन, ये सारे उस समय ट्रेड हुआ करता था। और जिस तरह से फॉरेस्ट का, वाइल्ड लाइफ का पूरी तरह से खत्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, उसी तरह से डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट भी हुआ इन्हीं के टाइम में। उन्होंने स्लीपर्स, रेलवे स्लीपर्स एंड शिप्स को बनाने के लिए, इवन यूनाइटेड किंगडम और इंडिया में, इन दोनों जगहों पे शिप्स एंड स्लीपर्स बनाने के लिए टिम्बर का एक्सट्रैक्शन किया। टिम्बर और सभी जो इम्पोर्टेंट लकड़ियां थी, इन सारे पेड़ों को उन्होंने गिराया। किस नाम पे गिराया? उन्होंने इसको कंपनसेट क्या क्या किया, ये कह दिया कि टू वर्ल्ड वार की नीड है, जो टू वर्ल्ड वार हुए उसकी नीड के नाम पे उन्होंने इस फॉरेस्ट को, वार फेलिंग्स है ये नीड है, इसलिए एक्सेसिव फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट किया जा रहा है, इस तरह उन्होंने जस्टिफाई किया। फिर भी वर्स्ट टाइम उस तब आया जबकि हमारी जो कंट्री थी, कॉलोनी से इंडिपेंडेंस कंट्री बनी। इस समय ये जो पावर ट्रांसफर का समय था, इसमें प्लान रूप में, प्लानिंग के साथ डिफॉरेस्टेशन हुआ। क्योंकि प्लानिंग फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन हुआ इस टाइम में, क्योंकि इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड थे जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे और जो मैनेजमेंट थे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सेटलमेंट डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल, उस समय सबसे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टील एंड माइनिंग इंडस्ट्री सबसे बेसी डेवलप हुई। उसी के नाम पे डिफॉरेस्टेशन बहुत बुरी तरह से हुई आफ्टर इंडिपेंडेंट। ओके, और जहां 5,000 ईयर्स एगो जब हमारे पास 80% लैंड जो था वो फॉरेस्ट के भीतर था एंड 20% डेजर्ट थे, वो
जियोलॉजिकल रिजल्ट थे अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के स्टेटमेंट 1952 के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो डिक्रीज होके 1991 में 19.44% रह गए। तो आप सोच सकते हैं कितनी बुरी तरह से हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को गिराया गया, खत्म किया गया, उसका लॉस हुआ। बट डिफरेंट काइंड के स्पेशली 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट एंड 1952 पॉलिसी जो था फॉरेस्ट पॉलिसी, इन लोगों के हेल्प से इनके प्रिजर्व कर पाए हम और फॉरेस्ट के एरिया में ग्रोथ होने लगा, जो कि 2022 में 24.45% इसमें वृद्धि हुई। बट अभी भी 10% की हमें नीड है एक सफिशियंट फॉरेस्ट रिसोर्स के रूप में। हमें इंडिपेंडेंट होने के लिए, हमें उस मजबूत होने के लिए अभी भी 10% की नीड है। इसमें आप इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे फॉरेस्ट रिजर्व में ग्रोथ हुआ है। 2011 में 23% था, जो कि 2002 में 24.45% हो गया थ्रू द हेल्प ऑफ 1972 वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट एंड द अदर प्रिजर्वेशन एक्ट, जो हमारे गवर्नमेंट ने इसे इम्प्लीमेंट किया। इकोलॉजिकल वैल्यू को, इसके इम्पोर्टेंस को हमारे ह्यूमन बीइंग के लाइफ में जानते हुए, उसको देखते हुए और अदर जो हमारे फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स को हम फेस ना करें, इसे देखते हुए रिफॉरेस्टेशन किया गया और फॉरेस्ट के वेल्थ में इंक्रीज हुआ। कंजर्वेशन, इसमें हम देखते हैं कि नेचर कंजर्वेशन व्हाट इज द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। ये स्टार्ट हुआ कंजर्वेशन का काम 1933 से, बट ये मोमेंटम में आया 1952 से। बट ये बहुत ही स्लो था, उस टाइम के ग्रेविटी और सिचुएशन को देखते हुए स्लो था। एक्चुअली जो 1972 द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इम्पोज हुआ, इसने रिमेनिंग वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया को प्रिजर्व किया, उसको उसको सेव करने में हेल्प किया। और उसका एक पायस एक्ट या पायस रिजोल्यूशन था प्रोजेक्ट टाइगर, जिसने की जो टाइगर जो कि वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन थे, जो एक्सटिंक्ट हो सकते थे, उसे सेव किया, साथ ही उसके काउंटिंग को भी सेव किया। और ये होल वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन में बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन रहा है 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, जो अभी भी सीरियसली वर्क कर रहा है। ये एक टर्निंग पॉइंट था कंजर्वेशन मैनेजमेंट एंड इंडिया का। अभी भी जो टाइगर हैबिटेट्स हैं, जो टाइगर रिजर्व हैं, उसको आप नेशनल पार्क्स में देख सकते हैं। ठीक है, लाइक बांधागाड़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, रणथंभौर नेशनल पार्क, ठीक है, राजस्थान का नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश एंड सो ऑन, गिर नेशनल पार्क, इन सब जगहों पे आप देख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन क्या है कि ऑल्सो नोन एज द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जैसे कि जिसमें कि हैबिटेंट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ एक्सटिंक्शन जो एनिमल्स स्पीसीज है उनके एक्सटेंशन को भी प्रोटेक्ट करते हुए इंश्योर किया जाता है, उनके काउंटिंग को, उनके जनरेशन को प्रिजर्व किया जाता है। एंड रेंज ऑफ एक्टिविटी इसमें इंक्लूड होती है, लाइक हैबिटेट रिस्टोरेशन, पोचिंग एफर्ट है ना, एंटी पोचिंग, जिसमें शिकार ना किया जाए, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इन सारे एक्टिविटीज के साथ प्रिजर्व किया जाता है उनके स्पीसीज को और उनके हैबिटेट को। अभी भी अगर इंडिया में देखा जाए 25,000 एलिफेंट एंड 3,682 टाइगर्स जो है आपको अभी भी हमारे वाइल्ड लाइफ में स्टिल आपको ट्रैवल में विजिट करते हुए दिख जाएंगे, फ्री घूम रहे हैं। और उनको प्रॉपर प्रे के लिए एनिमल्स भी है और उनको वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ भी है उनके पास, रिसोर्स है, जंगल है उनके पास। ठीक है, इसके अलावा चीतल है ना, सांबर रणथंभौर में आपको देखने को मिलेगा 8,000 सांबर, 20,000 चीतल पलामू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है चीतल के लिए। ठीक है, इसके अलावा बोनेट मंकी, जो कि हमें इंडिया में सभी तरफ, ऑल ओवर इंडिया में आप जहां भी जाए ये बोनेट मंकी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी भी इंडिया में 1,74,000 मंकी प्रेजेंट हैं एंड सो ऑन। वैसे ही अगर बर्ड्स की बात करें तो गुजरात में आप पी फॉल मतलब कि मोरों को देख सकते हैं आप, 3,000 फ्रीली रोमिंग करते रहते हैं राजस्थान एंड गुजरात में, आप देख सकते हैं। गुजरात में जैसे कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा, फ्लेमिंगो यहाँ पे आते हैं, क्रेन आते हैं इन द विंटर सीजन,
है ना, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और हमारे कुछ रिलीजियस सेक्ट भी ऐसे हैं, हमारे कंपेशन है, इंडियन जो है अभी भी जो बहुत सारे हमारे जो डिस्टिंक्ट कल्चर एंड लाइफ स्टाइल है, इसमें अभी भी हमारे पीपल में कंपेशन है इन क्रिएचर्स को लेके। कुछ रिलीजियस सेक्ट है लाइक विशंस, इन्होंने गोद ले लिया है, अडेप्ट कर लिया है, लाइक अडॉप्ट किया है एनिमल्स को, लाइक ब्लैक बर्ड, गैजल यानी कि बारहसिंघा, ब्लैक बर्ड, इनको प्रिजर्वेशन को अभी भी ये प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, और लाइक द इंक्रिनेशन यानी कि हनुमान जी का अवतार मानते हैं किसको, मंकी को भी प्रिजर्व किया जाता है, इसी नाम पे हम मंकी को हार्म नहीं करते। इवन और वार्म ट्रॉपिक क्लाइमेट जो है वो भी हमें हेल्प करती है वेजिटेरियन रहने में। और जो पोवर्टी है, पोवर्टी का जो कंडीशन है वो भी हमें अलाउ नहीं करती कि हम फ्रीली हंट करें प्लेजर के लिए, और शूट करें और हंट करें फॉर द प्लेजर। बट जो कि इंटेंस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट हो रहा है, उसको देखते हुए हम जो प्रोटेक्टेड एरिया है वाइल्ड लाइफ की, वहीं पे हम इन्हें प्रिजर्व और कंजर्व कर सकते हैं। वहीं पे ये हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें कि 107 नेशनल पार्क्स हैं एंड 573 सेंचुरीज हैं, जो कि जिस स्टेट में है उस स्टेट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड होती है। बट इनके सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंडिंग करती है, गाइडेड होती है एंड कंट्रोल्ड बाय फंडिंग। जितने भी ये प्रोटेक्टेड एरिया हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड, गाइडेड एंड कंट्रोल्ड होते हैं। सब ऐसे भी हैं जैसे कि उनमें से कुछ नंदा देवी, केवला देव मानस, काजीरंगा, सुंदरवन, ये जो है नेचुरल हेरिटेज साइट है, यूनेस्को के द्वारा अप्रूव्ड है। अदर जैसे कि कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, सरिस्का, रणथंभौर, रन ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार आइलैंड, है ना, अनामलाई और बांधवगढ़, ये सारे जो प्लेसेस हैं ये अपने नेचुरल ब्यूटी एंड रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं, जो टूरिस्ट के फेवरेट प्लेस है। यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। दैट्स वाई UNWTO नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 एजेंडा रखा इस बार के समिट में, जिसका एम क्या है कि अर्थ एंड उसके एनवायरमेंट को प्रिजर्व करते हुए ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट एंड टूरिज्म का डेवलपमेंट किया जाए, जिसको कि आप डिटेल में नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ सकते हैं। बट जो प्रेजेंट टाइम में इंटेंस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट हो रहा है, उसमें हम यही होप कर सकते हैं कि और होप रेस्ट ओनली इन दिस प्रोटेक्टेड एरिया। इन्हीं प्रोटेक्टेड एरिया में हमें ये सारे सारे वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स इफ देयर इज एनी doubt you have. Till then, take care, do subscribe, like and share. See you in the next video. Thank you so much.